तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मैंने आप लोगों से एक राय मांगी थी, मतलब 2 से 3 दिन पहले, कि क्या मुझे रॉ मोसाद इन सारी चीज़ों की कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो लगभग 83% यानी 83% लोगों ने कहा कि आप सुनाइए ऐसी कहानियों को। हाँ, मैं क्लिक किया। तो फिर आज संडे भी था और कुछ खुशी का मौका भी है आज, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिर आज ही मुझे लगा कि ऐसी कहानियों को शुरू किया जाए। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, जब भी दुश्मन देशों से बदला लेने की बात आए, यानी हर देश की जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं अपने अपने हिसाब से अपने देश के लिए हर संभव कोशिश करती हैं, बेहतर से बेहतर प्रयास करती हैं। लेकिन जब एक लिस्ट बनती है कि कौन सी देश की सुरक्षा एजेंसी ऐसी है जो अपने देश के दुश्मनों से बदला लेती है, चुन चुन के लेती है, चाहे जितने साल लग जाएं वो छोड़ती नहीं है, तो फिर उसमें जो पहला नाम हम लोगों के जहन में आता है वो आता है मोसाद का, जो कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है। और आज की कहानी इसी मोसाद के एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी है जिसमें जो मोसाद के एजेंट्स थे, यानी जो मोसाद में काम करने वाले लोग थे, उनको एक कत्ल करना था। अब कत्ल करना मोसाद के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस कत्ल में 2 से 3 शर्तें थी। पहली शर्त कि कत्ल करने के बाद कहीं से ये पता ना लगे कि ये जो कत्ल है वो मोसाद ने करवाया है। और दूसरी शर्त, जो कि आमतौर में पहले मोसाद का था, कि आप पकड़े जाएं तो बस इतना बोल दें कि आप इजराइल को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर आप पकड़े गए तो आप कबूलें या ना कबूलें, आपकी वजह से आपके देश का नाम आ जाएगा, और देश का नाम आने की वजह से 2 देशों के बीच जंग भी हो सकती थी। तीसरी कंडीशन थी कि अब आपको पकड़े नहीं जाना है, आपका नाम नहीं आना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप ये काम खुद से नहीं कर सकते। यानी जहाँ पे ये कत्ल करना है वहाँ पे आप खुद जा नहीं सकते। तो फिर क्या करना है? तो फिर ये फैसला हुआ कि ये जो कत्ल है उसको 1400 किलोमीटर दूर से करना है। तो आज की कहानी मोसाद के इसी ऑपरेशन की कहानी है। लेकिन इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले इस घटना की थोड़ा सा जड़ में जाते हैं कि इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो दरअसल साल 1979 यानी 1979 जब इज़राइल बना था, उसके बाद से ही ईरान में से इज़राइल के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दोनों आए दिन एक दूसरे को दुश्मन मानते, लेकिन तब तक चीज़ें जो थी वो गलीमत में थी। लेकिन जैसे साल 1989 में जो ईरान था उसमें कट्टरपंथी लोगों की सरकार बनी, तो इस सरकार ने सीधा सीधा इज़राइल से खुली तौर पे दुश्मनी कर ली। इज़राइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया। साथ ही ये कह दिया कि जो इज़राइल है वो मुसलमानों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। और यहीं से कायदे से जो शुरुआत हुई इज़राइल और ईरान की, उस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब ईरान और इज़राइल एक दूसरे के दुश्मन होने के साथ साथ फिर ये भी हुआ कि दोनों आगे ना निकल पाए। इधर जो इज़राइल था वो अपनी एक तरह से डिफेंस को मजबूत कर रहा था, इधर जो ईरान था वो अपने अटैक को, यानी मिसाइल और ये सारी चीज़ें। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे दोनों अपने अपने सुरक्षा चीज़ों को, हथियारों को एक तरह से इजाद करते रहे। तरह तरह की मिसाइलें जो थी वो ईरान ने बनाई, तरह तरह के डोम जो थे इज़राइल ने बनाए। और साल 2007 आते आते अब दोनों ही देशों को लग चुका था कि जो आने वाला वक्त है, यानी जो अब जीत हार का फैसला होगा, वो कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों से होगा, एटॉमिक पावर से। अब जैसे ही इस बारे में दोनों देशों को जानकारी लगी, तो फिर दोनों देश इस फिराक में जुट गए कि कौन सबसे पहले एटॉमिक पावर बनेगा, यानी परमाणु हथियार संपन्न देश। दोनों ही देश एक दूसरे की ये भी जड़ खोदने में लग गए कि कहीं सामने वाला देश जो है वो भी ना बना ले। और इस लिस्ट में जो सबसे आगे था वो था इज़राइल। इज़राइल को शुरू से लग रहा था कि अगर ईरान जो है परमाणु हथियार बना लेगा तो जो अब तक थोड़ा बहुत दब रहा है, यानी इज़राइल के आगे थोड़ा बहुत डाउन है, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होगा तो फिर ईरान एकदम से सामने आ जाएगा, दुश्मनी भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है। तो फिर शुरू से ही इज़राइल का प्रयास रहा कि जो ईरान है उसके पास परमाणु हथियार ना हो। अच्छा, परमाणु हथियार होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो बनाने के लिए साइंटिस्ट चाहिए। इसलिए साल 2007 से ही जो इज़राइल है वो ईरान के वैज्ञानिकों को, खासकर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको टारगेट करने लगा। साल 2007 से ही उसने लगभग 11 ऐसे नाम चूज़ किए थे जिन नामों से उसे खतरा था इज़राइल को,
और इजराइल को लग रहा था कि आने वाले टाइम में ये परमाणु हथियार बना सकते हैं और ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक तरह से जियाद करके दे सकते हैं। लगातार ऐसे साइंटिस्टों को वो टारगेट करता, जब जब उसे लगा कि इस लिस्ट में कोई आगे जा रहा, कोई बढ़िया काम कर रहा, फिर मोसाद उसमें एंट्री लेता। मोसाद के जो एजेंट्स थे वो मार देते, कभी एक्सीडेंट के रूप में, कभी किसी और हमले के रूप में। लगातार ऐसे 10 साइंटिस्टों को जो इजराइल था उसने ईरान के मार दिए। 10 वैज्ञानिक ईरान के मारे जा चुके थे, कहीं से भी इजराइल का नाम भी नहीं आ रहा था। लेकिन ईरान को पता था कि ये सारे काम या तो अरब कंट्री के लोग करेंगे, या तो अमेरिका करवा रहा होगा, और या तो जो सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो बनते हैं इजराइल के। यहीं से जो इजराइल की जब ऐसी हालत देखी और इजराइल का ऐसा अटैक देखा कि हमारे साइंटिस्टों को मरवा रहा है इजराइल, फिर ईरान वालों ने भी अपने जितने साइंटिस्ट थे उनको एकदम गुमनाम कर दिया। यानी कौन है, कौन किस में काम कर रहा, किसी को कुछ भनक तक नहीं। और इसी क्रम में साल 2014 में जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ ईरान में, तो फिर इसकी कमान थामते हैं मोहसिन फ़ाखिरज़ादा। बाकी साइंटिस्टों की तरह मोहसिन फ़ाखिरज़ादा भी अब कमान संभालते हैं। और चूँकि अब ईरान को भी ये चिंता थी कि मोहसिन फ़ाखिरज़ादा के ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है, तो फिर मोहसिन फ़ाखिरज़ादा की सुरक्षा के लिए चकाचौंध इंतजाम किए गए। उनको जो ईरान की राजधानी है ताइवान, वहाँ तेहरान, वहाँ पे बाकायदा फिर उनको सुरक्षा घेरे में रखा गया। अलग से उनका एक बंकर नुमा घर बना। उनके सामने कमांडो रखे गए कि कुछ भी हो जाए आप लोग अपनी जान पे खेल जाइएगा, लेकिन इनको कुछ मत होने दीजिएगा। कब वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को कुछ खबर तक नहीं। कायदे से तो कुछ लोगों को ये भी खबर नहीं थी कि मोहसिन फ़ाखिरज़ादा आखिर है कौन, या फिर ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका चीफ कौन है। लगातार साल 2014 से ही ये काम करते रहे। और जो इजराइल था अब उसकी एक तरह से काम करने की क्षमता देखिए कि मोहसिन फ़ाखिरज़ादा को उसने साल 2007 से ही जीरो इन कर रखा था। साल 2014 से वो लगातार उस न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करते रहे। लेकिन इधर एक चीज़ और हुई कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने कई तरह की रोक लगा दी। यानी इतनी पाबंदियां कर दी कि उन पाबंदियों के होते हुए जो ईरान था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर नहीं सकता था। जब ये खबर इजराइल को मिली तो इजराइल ने भी राहत की सांसें ली कि चलो अब गनीमत है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ईरान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। साल 2014 से ही गुपचुप तरीके से जो मोहसिन फ़ाखिरज़ादा थे वो लगे रहे। साल 2014 से ही सेंसन भी लगा रहा, तमाम तरह की चीज़ें भी होती रही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे साल 2019 के करीब वक्त पहुंचा, तो कहीं ना कहीं अब ये उड़ती उड़ती खबर भी लोगों के बीच आने लगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अब वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। यानी आने वाला जो चुनाव है अगला, उसको डोनाल्ड ट्रंप जीत नहीं पाएंगे। इधर जो बाइडेन थे उन्होंने वादा कर दिया था कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो फिर ईरान के उस न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ये खबर पता चली इजराइल को कि आने वाले टाइम में जो बाइडेन है वही बनेंगे राष्ट्रपति, उनकी जीत लगभग तय है। और जैसे ही वो जीतेंगे तो फिर वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो फिर इजराइल को लगा कि अगर ये अमेरिका जो है ये खड़ा हो गया और इधर ये एक साइंटिस्ट जी जान से जुटा हुआ है, तो फिर जो ईरान है उसको न्यूक्लियर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर न्यूक्लियर पावर ये बन गया तो फिर कई सौ सालों तक ये हम लोगों के ऊपर राज करेगा। इसीलिए अब जो इजराइल था वो सोचने लगा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे इससे पहले कि जो बाइडेन है वो सरकार में आए, पावर में आए, सपोर्ट करे, हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर बनाए। ये जो न्यूक्लियर पावर है इसको करने वाला ही कोई ना बचे, तो फिर क्या करें। तो फिर यही दिमाग में आया कि जो साइंटिस्ट है मोहसिन फ़ाखिरज़ादा, जिसे एक तरह से जो ईरान है उसके परमाणु कार्यक्रम का एक तरह से जनक भी मानते हैं, फादर, अगर उसको ही मार दिया जाए तो फिर ना ही रहेगा साइंटिस्ट, और अभी तक कोई ऐसा दूसरा वैज्ञानिक उस देश में है नहीं जो न्यूक्लियर पावर को सही रूप से चला सके। एक ही उम्मीद है ईरान की नज़र में, वो है मोहसिन फ़ाखिरज़ादा। और अगर मोहसिन फ़ाखिरज़ादा को मार दिया गया तो फिर कोई है ही नहीं, तो अमेरिका चाह के भी क्या करेगा। इसीलिए अब ये काम जो इजराइल है, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, वो अपने हाथ में लेती है। मोसाद इस काम को अपने हाथ में लेती है। वक्त भी ज़्यादा नहीं था,
बामुश्किल 1 साल का वक्त था। 1 साल के अंदर एक दुश्मन देश के अंदर जाके उस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा घेरे में है उसको मारना है। मारने के साथ ये भी देखना है कि जो मार रहा है उसका नाम ना आए, जिस देश ने ये काम करवाया है उसका भी नाम ना आए। नहीं तो अगर ये खुली रूप में आ गया कि जो इजराइल है वो ईरान के किसी साइंटिस्ट पे हमला करवा रहा, तो जंग भी हो सकती है। इंटरनेशनल रूप में भी वो प्रेशराइज किया जा सकता है, क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो 2 मुश्किलें थी। पहला कि 1 साल के अंदर ये काम भी करना है, दूसरा कि ऐसे करना है कि किसी का नाम भी ना आए। तो फिर अब क्या करें। अब साल 2019 के अब फरवरी महीने से ही ये कवायद शुरू होती है कि क्या किया जाए। तरह तरह के प्लान बनते हैं। कभी ये होता है कि एक्सीडेंट करवा दिया जाए, लेकिन फिर पता था कि अगर एक्सीडेंट होगा और पकड़े जाएंगे तो सबको पता है कि ये हमला किसने करवाया। फिर ये हुआ कि ड्रोन हमले में मरवा दिया जाए, लेकिन चूंकि बाकी एक वैज्ञानिक को ड्रोन हमले में मरवाया गया और उसमें इजराइल का पूरा नाम आ गया, तो फिर ये भी देखना था कि इजराइल का नाम ना आए। तो फिर अब क्या करें। महीनों तक कवायद चली, महीनों तक ज़ोर शोर से कोशिशें की गई, तमाम तरह के प्लान बने, लेकिन कोई भी ऐसा प्लान नहीं बन पाया जिसमें मारने से लेके सुरक्षित निकलने तक सारा रोड मैप हो। अब 1 महीने तक प्लान बीत चुका, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं। अब मोसाद वाले भी सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तब फिर कहीं से उन्हें आइडिया आया कि एक काम करते हैं, सबसे पहले ईरान के जितने वहाँ के एजेंट हैं उनको तोड़ते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, क्योंकि जो जानकारियाँ हम यहाँ से इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर कोई वहाँ का एजेंट होगा तो फिर वो हमें बता सकता है। इसके बाद फिर तलाश शुरू हुई, जो बिक सकते थे, जिनको ख़रीदा जा सकता था, जिनको अपने डिपार्टमेंट से थोड़ी बहुत खुन्नस थी। और लगभग 8 से 10 ऐसे एजेंट जो ईरान के थे वो इजराइल के मोसाद में अब शामिल होते हैं। एक बड़ी सफलता हाथ मिली, लेकिन अभी भी वही कवायद थी कि अब क्या किया जाए। तो फिर जब काफ़ी देर तक प्लानिंग बनी और कुछ समझ नहीं आया, तो फिर इन्हें एक आइडिया आता है। इनके जो आला दर्जे के ऑफिसर थे वो कहते हैं कि काम करते हैं, जो ये मोहसिन फ़ाकिरज़ादा है इसको बाहर से ही मरवा देते हैं। अब शुरुआत में तो ये ताजुब लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन इसी दौरान फिर उस अफसर ने एक गन का नाम बताया जिसका नाम था एफ-1 एफ-1 एक ऐसी मशीन गन थी जो 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती थी, और इसका एक तरह से जो बैलेंस से लेके सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, ये बेल्जियम में मिलती थी। साथ ही ये कहा गया कि अगर इस गन को हम किसी रोबोटिक सिस्टम से जोड़ दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दें, साथ ही सारी चीज़ें हम करके और एक सेटेलाइट के द्वारा इसको कमांड दे दें, तो फिर हमारा काम हो सकता है। अब ये आइडिया समझ में आ गया। अब फिर तैयारी शुरू हुई। तैयारी में फिर क्या हुआ कि कौन कौन करेगा और कितने लोग शामिल होंगे। तो मोसाद के टोटल 20 ऐसे एजेंट थे जो इस काम में शामिल होते हैं। मोसाद के 20 एजेंट शामिल होते हैं, साथ ही जो 6-7 उधर के थे ईरान के, वो भी। इसके बाद फिर अब कवायद शुरू होती है गन को मंगाने की, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी। जो गन का वज़न था वो टोटल 1 टन से ज़्यादा। अब किसी देश में 1 टन भारी गन को लेके घुसना, वो भी एक दुश्मन देश के लिए, एक तरह से नामुमकिन। तो अब क्या करें। इसलिए फिर उन्हीं एजेंट के ज़रिए जो ईरान के थे उनसे ये गन स्मगल करके मंगाई गई, क्योंकि ये भी था कि कभी ये गन पकड़ी जाए तो ये नाम ना हो कि ये गन किसने खरीदी। इसलिए ईरान के एजेंटों द्वारा वो गन टुकड़ों टुकड़ों में मंगाई गई। मंगाने के बाद फिर उस गन को बाकायदा अलग अलग टुकड़ों में तेहरान भेजा गया। अब ये सिलसिला अभी तक आप मान के चलिए कि जुलाई महीने में चल रहा। अब तेहरान वो भेजा गया। फिर ये हुआ कि कैसे किया जाए। फिर प्लान बना कि जब ये घर से निकलेगा जो मोहसिन फ़ाकिरज़ादा है, तो फिर हम इस गन को एक जगह पे स्टेबल कर देंगे। स्टेबल करने के बाद फिर हम यहाँ से कंट्रोल से कमांड देंगे, उसके बाद फिर फायर। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी कि ये जो चांस होगा बामुश्किल 1 से 2 सेकंड का होगा, क्योंकि एक गाड़ी में वो निकलेगा। गाड़ी भी आप मान के चलिए कि ब्लूटूथ ही होगी। गाड़ी की अच्छी खासी स्पीड होगी, आगे पीछे और दूसरी गाड़ियाँ होंगी। तो अगर एक गाड़ी है, गाड़ी को अगर कोई इंसान वो निशाना लगा रहा तो उसमें तो ईजी है, लेकिन अगर एक गाड़ी है वो ऐसे चल रही है और उसमें किसी रोबोट के द्वारा कोई सिस्टम से उसमें निशान लगाना, तो ये मुश्किल था। तो फिर क्या करें। तो फिर ये हुआ कि रास्ते में एक मोड़ आएगा और उस मोड़ पे अगर हम अपनी एक गाड़ी वहाँ पे रोक दें तो इससे 2 चीज़ें होंगी।
पहला तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी में वो बैठा है। चूँकि बाकायदा 5 गाड़ियों का काफिला था और किसी भी गाड़ी में वो बैठ जाता था, चूँकि वो सुरक्षा कारण था कि आप किसी भी गाड़ी में रैंडम बैठेंगे ताकि कोई रेकी ना कर पाए। तो अगर उस मोड़ के पास हम एक गाड़ी रोक दें तो फिर उस गाड़ी में एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे कुछ लोग होंगे, वो हमें बता देंगे कि गाड़ी में कोई बैठा है और किस सीट पे जो मोहसिन फ़कीरज़ादा है वो बैठा है। इसके बाद फिर वो कमांड देगा, इधर हम गन को कमांड देंगे, उसके बाद फायर, काम आसान। लेकिन यहाँ फिर एक दिक्कत थी कि जो गाड़ी है वो चल रही होगी और किसी भी सेटेलाइट से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो जो डिले टाइम था, यानी बीच में जो गैप आता था गन से कमांड पहुंचने में सेटेलाइट तक और सेटेलाइट से फिर ये जो दूर ये लोग बैठे थे उन तक पहुंचने में, वो 1.6 सेकंड का गैप था। और अगर 1.6 सेकंड एक पाथ का माने तो अगर दोनों पाथ, यानी एक इधर से खबर इधर गई और दूसरी इधर से इधर आई, तो दोनों ही केसों में अगर आप मान के चलिए कि 1.6 इधर से इधर और 1.6 फिर इधर से इधर, तो टोटल 3.2 यानी 3 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लग गया। और 3 सेकंड में आप मान के चलिए कि कोई भी गाड़ी होगी तो कितनी आगे निकल जाएगी। तो फिर अब क्या करें? तो फिर उसके लिए भी बाकायदा कई महीनों तक प्रैक्टिस हुई, कई महीनों तक एक फिक्स टारगेट रखा गया, उसके बाद फिर उस पर फायर किया गया रोबोटिक सिस्टम के द्वारा। उस जो सिस्टम रखा जाता, जो एक ऑब्जेक्ट रखा जाता, उसको बाकायदा एक 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कराया जाता कि देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट में कितना एक्यूरेट हम लोग कर सकते हैं। ये भी किया गया। साथ ही फिर ये भी देखा गया कि चूँकि जो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, जिस गाड़ी का काफिला होता था फॉर्च्यूनर का, शायद फॉर्च्यूनर जैसी ही गाड़ी दिखी मुझे, तो अगर आप सामने से देखिए तो सामने से अगर आप मुझे मान के चलिए मेरे ऊपर कोई गन से फायर करेगा, तो ऊंची गाड़ी है तो लगभग आप मान के चलिए कि इतना ऊपर, यानी सीने बराबर उस आदमी को एक तरह से स्पेस मिलेगा, यानी सीने से लेके ऊपर तक। और उसमें भी एक दिक्कत थी कि जो मोहसिन फ़कीरज़ादा था वो पीछे बैठता था, तो सामने विंड स्क्रीन यानी शीशा, उसके बाद फिर एक अगली सीट होगी, उसके बाद फिर पीछे वाली सीट पे वो बैठा होगा। आपको निशाना भी सामने से लेना है, तो एक सीट के बगल से भी आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी। तो आप एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड रेंज मिलेगी। और एक फायर के बाद अगर उसमें काम तमाम नहीं हुआ तो फिर सारे लोग चौकन्ना कि गाड़ी पे फायर हुआ, तो फिर उसमें भी दिक्कत। तो तमाम तरह की चीज़ें हुई, तमाम तरह की प्रैक्टिस कई महीनों तक चली। लगातार अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे फायर कराया गया कि एक टाइम मैच कराया जाए कि कितने देर पे वो कमांड देगा तो हमें कितने प्लस मान के उसको कमांड देना होगा फायर के लिए। सारा प्लान सेट हुआ, सारी प्रैक्टिस हो गई। अब बारी थी प्लान जो बना था उसको एग्जीक्यूट करने की। अब प्लान बना, उसके बाद कहीं से इनपुट मिला कि 27 नवंबर साल 2020 को लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बीच जो मोहसिन फ़कीरज़ादा हैं वो जाएंगे वहाँ से एक फंक्शन में अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, एक दिक्कत और थी, इस गन को अब तक प्रैक्टिस किया जा रहा था, ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब उस क्राइम सीन से आप जितनी भी दूर पे रखें, उस गन को ऐसे रखना था कि कोई देख भी ना पाए। तो फिर उसके लिए क्या करें? तो फिर बाकायदा उस गन को एक ट्रक में लादा गया, पीले कलर की निशान की एक बेहद पुरानी ट्रक, ऊपर तिरपाल डाला गया ताकि ये जो ट्रक है एकदम अबेंडेंट लगे, यानी लावारिस, ऐसा लगे कि कोई किसी ने ऐसी छोड़ दिया। अब उस ट्रक को कई दिनों पहले, आप मान के चलिए कि महीनों पहले वहाँ पे खड़ा भी करना था। अच्छा, इतना पहले भी नहीं करना था कि कोई आके उसको खींच ले जाए। तो ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी थी। तो जैसे तैसे करके इन सारी चीज़ों को एक्यूरेट करते करते उस ट्रक को उस पोजीशन पे खड़ा किया गया। उसके बाद एक गाड़ी जो थी उस मोड़ पे जाके खड़ी हुई। घड़ी की सुइयाँ अब आगे बढ़ रही हैं। इधर उस जगह से 1400 किलोमीटर दूर मोसाद के एजेंट्स बैठे हैं, बाकायदा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम लिए। 1400 किलोमीटर दूर एजेंट्स बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक हो रही है, धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि आज जिस प्लान का इतने दिन से तैयारी हो रहा, आज उसको करना है। शाम के 6 बजे जो मोहसिन फ़कीरज़ादा थे वो अपने काफिले के समेत निकले और संजोग से जो उनकी गाड़ी थी उस दिन पहली ही गाड़ी में वो बैठ गए। पीछे उनकी वाइफ बैठी थी, उसके बगल वो बैठे थे। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही, सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है वो भी चकाचौंध, गाड़ी आगे बढ़ रही। इसी बीच वो मोड़ आता है और जैसे ही मोड़ आता है तो ये जो लोग थे, यानी दूसरी गाड़ी जो थी, वो जानबूझकर अपनी गाड़ी सामने ला देते हैं
ताकि जो स्पीड है वो कम हो जाए और साथ ही जो स्कैनिंग है वो पूरी हो जाए कि हाँ इस गाड़ी में कोई है और जो टारगेट है वो कहाँ बैठा है। तो गाड़ी सामने लाते हैं। सामने लाने की वजह से जो मोहसिन फ़कीरज़ादा की गाड़ी की स्पीड है वो धीमी हो जाती है। उसके बाद ये लोग ओवरटेक करके निकल जाते हैं, लेकिन इतनी देर में कमांड दे देते हैं कि हाँ गाड़ी में वही है। जैसे ही ये कमांड मिला उसके बाद फिर इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इधर टारगेट लॉक और फ़ौरन एक गोली चलती है। गोली शीशे को भेदते हुए फ़ौरन जो फ़कीरज़ादा थे उनके सीने में गोली सीने में लगी। इसके बाद लगातार 15 राउंड फायर ये लोग करते हैं। 15 राउंड फायर करते हैं। गोली की आवाज़ से एक तरह से भगदड़ भी मची। जो सुरक्षा जवान थे वो भी भाग के पहुंचते हैं कि क्या हो गया। 12 गार्ड थे उस टाइम सुरक्षा में। अब इससे पहले कि गेट खोलते, कुछ कर पाते, मदद कर पाते, 3 गोलियां मोहसिन फ़कीरज़ादा को लग चुकी थी और चूँकि ये गोलियां स्नाइपर की थी तो ऑन द स्पॉट मौत। अब एक गोली कहाँ से चली, कहाँ से ये शूट हुआ, किसने मारा, इससे पहले कि ये लोग समझ पाते तभी अचानक से एक धमाका भी होता है और ये धमाका कहीं और नहीं उसी ट्रक में होता है। क्योंकि इन लोगों का ये भी प्लान था कि अगर ट्रक हत्थे चढ़ा और ये जो गन है ये भी हत्थे चढ़ी, साथ ही जो रोबोटिक सिस्टम है वो हत्थे चढ़ा, तो एक दिक्कत ये होगी कि इस रोबोटिक सिस्टम को अगर हम रिवर्स चैनल पे चलाएंगे तो फिर रिवर्स चैनल में चलाने की वजह से पता चल जाएगा कि ये जुड़ा कहाँ से है। और जो तार है अगर इजराइल से निकले तो फिर किसी साइंटिस्ट को मारना एक तरह से अपराध भी होता है और कहीं भी नैतिक रूप से भी इसको सही नहीं देखा जाता। तो फिर ये भी एक दिक्कत थी। इसलिए फ़ौरन जैसे ही पता चला कि हाँ मर्डर हो चुका है, काम तमाम, फ़ौरन ही उस ट्रक को ब्लास्ट किया गया। गन समेत वो सारी चीज़ें जल के स्वाहा। ईरान के पास अब कोई जवाब नहीं था। ईरान की मीडिया भी अब सवाल पूछने लगी, जनता भी सवाल पूछने लगी। तो पहली थ्योरी जो ईरान के लोगों ने दी और ईरान की गवर्नमेंट ने कि 60 हमलावर आए और 60 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद मोहसिन फ़कीरज़ादा का कत्ल कर दिया। लेकिन अब एक थ्योरी थी, इस थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ईरान खुद जानता था कि ये थ्योरी फेक है। इसके बाद से ही 3 देशों पे उन्होंने शक जाहिर किया। पहला अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने ही कुछ दिन पहले उनके एक कमांडेंट को मारा था, तो इस वजह से भी, और इन्होंने प्रक्रिया भी दी थी। दूसरा जो अरब कंट्रीज़ थी, चूँकि वहाँ शिया सुन्नी वाला विवाद था और वो भी नहीं चाहते थे कि ये एटॉमिक पावर बने। और तीसरा और सबसे ज़्यादा जो था वो अमेरिका के मोसाद पे था। लेकिन इधर मोसाद अपना काम कर चुकी थी, जो सबूत थे वो जल के स्वाहा हो चुके थे। अंदर ही अंदर मोसाद जश्न भी मनाता है। लेकिन इसी बीच जब 1 साल बीत जाता है और 1 साल तक किसी को कोई भनक नहीं, लेकिन 1 साल बीतने के बाद साल 2021 के दिसंबर महीने में एक न्यूज़पेपर था वहाँ का, यानी इज़राइल का ही जूइश क्रोनिकल जो था, इस न्यूज़पेपर ने इस खबर को पब्लिश कर दिया। बाकायदा जो मोसाद के 2 एजेंट्स थे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सारी चीज़ें बताई कि कैसे क्या प्लान बना था, कहाँ से गन आई थी, क्या कुछ हुआ। और तब जाके ऑफिशियल रूप से इज़राइल ने इस बात की जिम्मेदारी ली। लेकिन तब तक ये न्यूक्लियर प्लान एक तरह से चौपट हो चुका था। 1 साल बीत चुके थे, तो 1 साल बाद मामले के खुलना मतलब ना ही खुलना हुआ। और यहीं से फिर एक तरह से मोसाद का एक बार फिर से लोगों ने लोहा माना कि कैसे अपने दुश्मन को 1400 किलोमीटर दूर बैठे बैठे रोबोटिक सिस्टम के द्वारा टारगेट करके मार दिया गया। तो मोसाद के एजेंटों की ऐसी ऐसी लगातार कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं और ये भी एक उनमें से कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शायद आज पहली बार मैंने मोसाद की कोई कहानी सुनाई है। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और शुरुआत में मैंने कहा था कि एक अच्छी खबर थी, और अच्छी खबर ये थी कि आज 50,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पे पूरे हो गए। जो अपनी ये फैमिली है 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो आप सब तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और जो मेरा सवाल था उसका जवाब भी मैं नहीं नोट कर पाया, क्योंकि जैसे लोगों को खबर लगा कि आज 50,000 लोग हो गए सब्सक्राइबर, तो मान के चलिए कि कम से कम 50 से ज़्यादा लोग आज मिलने भी आए, आशीर्वाद देने, बधाइयाँ देने। तो उन्हीं से मिलने जुलने में लगभग आप मान के चलिए कितना लेट हो गया। और आज की कहानी भी थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करने वाली थी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ मुझे वो जानना था। अब सारी चीज़ें क्लियर थी, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर था जिसका नाम था जूइश क्रोनिकल, इस जूइश क्रोनिकल न्यूज़पेपर का नाम ही कहीं से नहीं पता चल रहा था। अब ऐसे बताना कि एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी, तो कायदे से वो मुझे सही नहीं लगा।
तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे तो इसी के पीछे पड़ रहा कि आखिर वो न्यूज़पेपर था कौन सा, कहीं से भी मिल ही नहीं रहा था। तो फिर अंत में मिला। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आप लोगों को दिल से शुभकामनाएं कि आपने इतना प्यार दिया और इस मुकाम पे पहुंचाया कि 50,000 लोग जुड़ गए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। और जिन भाइयों का, जिन बहनों का मैंने आज नाम नहीं ले पाया, तो आप लोग परेशान मत होइए, दिल पे भी मत लीजिएगा। कल ज़रूर उस सवाल का जवाब भी दूंगा, साथ ही नाम भी लूँगा। और सवाल जो था फिर से बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर जिन लोगों ने कल जवाब नहीं दिया था वो आज दे दें, ताकि कल सबका नाम मैं ले लूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।